नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 20वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ रह गए आप? मुझे तो सुबह जल्दी जल्दी उठा दिया आपने और कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, रेडियो जाना है, श्रोता साथियों को नई जानकारियाँ देनी है। देखिए, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, पर आप न जाने कहाँ छुप के बैठे हैं। ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? ये देखिए, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप कमरे में बैठकर किसे कहानी सुना रहे हैं? अरे बेटा, मैं किसी को कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो अपनी वॉकर से बात कर रहा हूँ। यह तुम्हारी दादी की तरह फिर से रूठ गई है मुझसे। ये हमेशा अब टूट जाती है। इन चीजों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। दादाजी, आप और आपकी वॉकर दोनों का संबंध हमेशा संघर्ष से भरा है, बिल्कुल एक पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह। इस बार क्या हुआ? अरे सब ठीक है, सब ठीक है। थोड़ी सी मरम्मत और हो जाएगी तो 1-2 महीने और चल जाएगी। जिद मत कीजिए दादाजी, अब समय आ गया है नई वॉकर लेने का। अब इस पुरानी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम भी हद करती हो लक्ष्मी, बस थोड़ी सी ही तो प्रॉब्लम है। सुनो, तुम जरूरी चीजें ले लो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ओके ओके। चल भाई भरत, फिर से इसकी मरहम पट्टी की जाए। ये तो हो गया। अब कम से कम 1 महीना तो चल जाना चाहिए। क्यों भाई वाकर, चल जाओगी ना 1 महीना? चलो तुम्हें टेस्ट कर लेता हूं। अरे क्या गिरा? दादाजी, दादाजी उठिए, कहीं लगा क्या आपको? गिर कैसे गए? क्या कर रहे थे आप? सदल चोट तो नहीं आई? ओहो, अरे बेटा, जरा सांस तो ले लो और मुझे भी थोड़ी सांस ले लेने दो। दनादन सवाल पे सवाल दागे जा रही हो। ओके ओके, आइए यहाँ बैठिए। अब बताइए क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। वॉकर की टांगे टूट गई है
साथ में मुझे भी गिरा दिया। वैसे तो टूट ये 6 महीने पहले गई थी। अभी तक तो इसकी मरहम पट्टी करके काम चला रहा था, पर अब लगता है कि इसने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है आज। तो इसे फेंक कर नया क्यों नहीं ले लेते हैं? ये भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई है बेटा। इसीलिए तो अब इसे रिटायर करने का समय आ गया है। तेरे दादाजी भी तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें भी रिटायर कर देगी क्या? मजाक मत करिए दादाजी। ऐसे रस्सी बांध बांध कर इसे चलाएंगे तो किसी दिन ये अपने साथ आपकी भी टांग तोड़वा देगा। ठीक है, नई ले लूंगा। दादाजी, पिछली बार जब मैं हॉस्टल से आई थी तब भी आपने कहा था कि आप कुछ ही दिनों में नया वॉकर ले लेंगे। हाँ, कहा तो था, पर अब ले लूंगा। कब? ले लूंगा भाई, ले लूंगा। अब तो तू हाथ पांव धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। दादाजी, मुझे लग रहा है बात कुछ और है। आप नई वॉकर लेना ही नहीं चाहते। मैं क्यों नहीं लेना चाहूंगा बेटा, ये तो बताओ। तो फिर आप टाल क्यों रहे हैं? बाजार जाने की प्रॉब्लम है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। वो बात नहीं है लक्ष्मी बेटा। फिर क्या बात है? अरे तू अभी छोटी है, समझती नहीं है। क्या नहीं समझती? अब बताइए तो प्लीज। बेटा, आगे पीछे सब सोचना पड़ता है। ऐसे फिजूल खर्ची करने से घर नहीं चलता। दादाजी, वॉकर के बिना आपका काम नहीं चलता। ये तो जरूरी आइटम हुआ ना, तो फिजूल खर्ची कैसे हो गई? अरे भाई भरत, जाग तो रहा है? आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई। आओ बैठो। लक्ष्मी बेटा, शाम को तुम वॉकर को ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। अब ठीक है ना? ओके दादाजी। अब तो आपके फ्रेंड भी आ गए, तो चलिए इन्हें भी अपने रेडियो स्टेशन लेकर चलते हैं। श्रोता साथियों के साथ इनकी कुछ बात भी हो जाएगी और साथ ही आप दोनों के लिए मैं गर्मा गर्म चाय भी बनवाऊंगी। ये हुई ना बात, आते ही चाय ऑफर हो गई। अब तो रेडियो जाना ही पड़ेगा। जीती रहो बिटिया, लक्ष्मी बिटिया, जीती रहो। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू हैं दो बहुत स्पेशल होस्ट से। मैं लक्ष्मी और मैं भरत दादू। हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का पूरा कार्य बखूबी निभाते हैं। इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम आपको बुजुर्गों की जरूरतों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार से संबंधित हो या फिर उनके सहारे की। अरे भाई, मैं तो पूछना ही भूल गया, कहाँ से अभी चले आ रहे हो तुम? अरे भाई, जरा SDM ऑफिस तक गया था। हैं?
वहाँ क्या करने गए थे? गया था अपना हक लेने। अरे तुम्हारा कौन सा हक तुमको नहीं मिला जो एसडीएम साहब के पास जाने की जरूरत पड़ गई? भरण पोषण का हक। तो एसडीएम साहब तुम्हारा भरण पोषण करेंगे क्या? वो क्यों करेंगे? मेरा भरण पोषण तो वो लोग करेंगे जिनकी ये ड्यूटी है। ड्यूटी तो तेरे बच्चों की है। हाँ, तो वही करेंगे मेरा भरण पोषण। तो इसमें एसडीएम साहब का क्या रोल है? मेरे बच्चे अपना ये कर्तव्य भूल गए हैं। एसडीएम साहब उन्हें याद दिलाएंगे। अगर बच्चों ने उनकी भी ना सुनी तो? एसडीएम साहब के आदेश के 30 दिनों के अंदर अगर उन्होंने मेरा हक नहीं दिया तो उनको 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर उनको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। मतलब तुम अपने बच्चों पर मुकदमा करने वाले हो? भैया, हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है ना। अब अपने अधिकार के लिए लड़ने में कोई बुराई थोड़ी है। इस तरह मुकदमा करके कितना भरण पोषण मिल जाएगा? अरे भाई, अधिकतम 10,000। मैं तो कहता हूँ एक एप्लीकेशन तू भी डाल दे। मुझे जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसीलिए पिछले 6 महीने से इस टूटी वाकर के सहारे घिसट घिसट के चल रहे हो। अरे वो तो बेटे का हाथ जरा तंग है, उसने कहा है 1 महीने में ले लेंगे। अरे भाई छोड़ो, ऐसा तो वो पिछले 6 महीने से कह रहा है। तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए? तुम तो अपनी कहानी सुना रहे थे ना, वो बताओ। अरे हमारी तुम्हारी कहानी एक ही है भरत। फर्क बस इतना है कि मेरा बेटा मुझसे लड़ झगड़ के मेरी अवहेलना करता है और तेरा बेटा मीठा मीठा बोलकर। मुझे लगता है इसमें भी गलती हमारी ही है। ये क्या कह रहा है? क्या गलती है हमारी? यही कि हमने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया? नहीं, हमने कभी अपने बुढ़ापे की प्लानिंग नहीं की। भाई, प्राइवेट नौकरी में जितना कर सकते थे उतना किया। मैंने तो प्रॉपर्टी बुढ़ापे के लिए रखी थी, वो सब मैंने अपने बेटे को दे दी ताकि वो अपना घर दुकान चला सके। और वो तुमको ही घर में कहीं का नहीं छोड़ा। अब देख ले, अब तू भी उसी रास्ते पे है। भरत भाई, 100 तरह की प्लानिंग कर लो, यदि अपनी औलाद सही ना हो तो सबका यही हाल होता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है यार, वो सचमुच में अभी बहुत मुश्किल में है। अरे भाई, अब तू जानबूझ के सच्चाई नहीं देखना चाहता तो कोई क्या ही कर सकता है। अच्छा ठीक है यार, धीरे बोलो धीरे, लक्ष्मी आ रही है। ये लीजिए चाय। जीती रहो बिटिया। छोटे दादू, आप क्या कह रहे थे? कौन सा चाय नहीं देखना चाहता? वो सच्चाई ये। अरे ये मुझसे कह रहा था कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, दुनिया की सच्चाई देखनी चाहिए। हाँ हाँ, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि चल कहीं चलते हैं, और ये जब से बहाना ही बनाया जा रहा है। दादाजी, आपको पता है कुछ दिन पहले हमारा कॉलेज सभी स्टूडेंट्स को वृद्धाश्रम ले गया था। अरे वाह, अच्छी पहल की है कॉलेज ने। वहाँ एक बड़ी मजे की बात हो गई। अच्छा, क्या बात हो गई? वहाँ करीब 70-80 लोग थे। हम सब उनसे बातें कर रहे थे और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो सभी लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन एक आंटी जी ज्यादा ही जोर जोर से हंस रही थी। उन्हें हंसते देखकर हम सब भी हंस रहे थे। अच्छा, फिर हमने उनसे पूछा, आंटी जी आप किस बात पर इतना हंस रही हैं? तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा, यू गाइज आर लुक लाइक जोकर्स ओनली। मतलब उनको सब जोकर लग रहे थे। हमने उनसे पूछा, आंटी जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला, माई नेम इज एंजेला, और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बोली, कम शेक हैंड। तो हमने धीरे से उनका हाथ पकड़कर हेलो किया। वो बुजुर्ग थी तो जोर से पकड़ने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने धीरे से हैंडशेक किया। वो कहती है, डज एनी यंग बॉय और गर्ल शेक हैंड लाइक दिस? होल्ड माई हैंड प्रॉपरली। फिर उन्होंने हमारा हाथ इतनी जोर से शेक किया कि पूछिए मत। बड़ी दिलचस्प आंटी जी मिली थी तुम लोगों को। कोई इस तरह से मिलता है भला? दादू आगे तो सुनिए। उन्होंने मुझसे बोला, कम ऑन यंग गर्ल, हिट ऑन माई बाइसेप्स।
मुझे बड़ा संकोच हुआ कि एक बुजुर्ग को ऐसे कैसे पंच करूं, पर वो अपना बाजू आगे करके बोलने लगी, कम हिट मी, कम हिट मी। वैसे तो मैं कराटे चैंपियन हूँ, लेकिन उनको पंच किया तो उन्हें लग भी सकती है, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो मैंने धीरे से उन्हें पंच किया। वो कहती हैं, इज दिस अ यंग लेडी हिट? ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे शोल्डर पर एक जोरदार पंच किया। मैं तो दादाजी गिरते गिरते बची। अरे भाई, बड़ी पावरफुल थी। हम सब तो उनकी एनर्जी देखकर दंग रह गए। हमने उनसे पूछा, आंटी व्हाट्स योर एज? तो वो कहती है, हाउ कैन यू आस्क अ यंग वुमन एज? किसी महिला से उसकी उम्र तो पूछनी ही नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। उनके बगल वाली एक आंटी बोलती है, ये 82 साल की है। तो वो एंजेला आंटी कहती है, डिड एनीवन आस्क यू? हम सब इतना हंसे कि पूछिए मत। इंटरेस्टिंग। वो करती क्या थी? हमने भी उनसे यही पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश की टीचर थी। 30 सालों तक मैंने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई है। स्टूडेंट लव माई लेक्चर। आस्क मी एनी वर्ड, आई विल गिव यू द मीनिंग। तो हमने एक कठिन सा वर्ड बोल दिया। उन्होंने कहा, ये डिक्शनरी खोलो, इस पेज की इस लाइन में देखो। फिर वर्ड मिला? यस दादू, जो उन्होंने बताया था उस पेज पर उस लाइन में वो वर्ड मिला। हमें तो लगा ये तो रोबोट है भाई। हम एकदम इम्प्रेस हो गए। उनसे मिलकर इतना मजा आया कि दिन बन गया। इतनी एनर्जेटिक और जिंदा दिल लेडी को भी उनके बच्चों ने साथ नहीं रखा, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? नहीं छोटे दादाजी, उन्होंने बताया कि उनकी शादी नहीं हुई। उनके रिलेटिव्स उन्हें वहां छोड़ गए ताकि उनकी देखभाल न करनी पड़े। सगी औलाद ही अपनी सगी नहीं होती तो फिर रिश्तेदारों से क्या उम्मीद करना। फिर क्या हुआ लक्ष्मी? फिर हमारे चलने का समय हुआ तो हम सब ने उनसे गुड बाय कहा। एंजेला आंटी हमसे कहने लगी, बताओ यहाँ आकर तुम लोगों ने क्या सीखा? तो हम में से कुछ ने कहा कि हम हमेशा खुश रहेंगे आपकी तरह। किसी ने कहा हम आपकी तरह टीचर बनेंगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। तो आंटी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ वो अपने मन में बैठा लो और अपने दोस्तों को भी बताना। वो क्या? हमने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ इतने सारे बुजुर्ग रह रहे हैं, उनके बच्चों ने यहाँ उन्हें छोड़ा है। मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने यहाँ छोड़ा तो मुझे इतना बुरा लगता है। सोचो इन लोगों को कितना बुरा लगता होगा। आप लोग अपने बुजुर्गों की कदर करना, उनकी परवाह करना। वहां भी ऐसी ही चुप्पी छा गई थी। दादाजी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। मैं पहले भी महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अब समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो बिटिया? एंजेला आंटी ने एक लाइन कही, बरकत की राह में किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास, पर दुआ उसकी पूरी हुई जिसने अपने बुजुर्गों को रखा पास। ये बात सब समझ पाते तो क्या ही बात थी। छोटे दादाजी, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा जब आपके अपने ही आप लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। नहीं बिटिया, सब ऐसे नहीं होते हैं। छोटे दादू इसी सच्चाई की बात कर रहे थे ना? हाँ बेटी। तो आपको सच्चाई से भागने की जरूरत नहीं है दादाजी, बात करने की जरूरत है। छोटे दादाजी का मसला एसडीएम सर की कोर्ट में सुलझेगा। हो सकता है आपका मसला घर की कोर्ट में ही सुलझ जाए। बात करके देखते हैं। काश मेरे पास भी तेरे जैसी पोती होती भरत। आप दादाजी के दोस्त हैं, तो क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ छोटे दादाजी? है, जरूर है। तो फिर अब ऐसा मत कहिएगा। माफी दे दो बिटिया रानी। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना होगा? आपको वही वाला गाना सुनाना होगा जो आप और दादाजी हमेशा गाते हैं। ठीक है, पर उसके लिए तो तेरे दादा को भी साथ देना पड़ेगा। अरे भाई, मेरा वॉकर टूट गया है, मैं नहीं गा सकता। देख रही हो बिटिया, ये वॉकर से गाने गाता है। दादाजी बहाना तो अच्छा सा बनाते। तुझे नाचना नहीं है, गाना है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है। बिटिया ये कहना चाह रहा है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो इसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। अरे मैं यह कहना चाहता था कि क्यों न हम अपने साथियों को एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। क्यों लक्ष्मी, क्या कहती हो? हाँ दादाजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है?
बारी उमरिया मैं ब्याह के आई, अरे मैं भोली सैया नादान, ऐसी विपत पड़ी गुइया कछु ना समझे अजान, हो ए सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। बारह बरस की मैं अरे ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 हाँ सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय हाय मैं का करूं, हाय हाय मैं का करूं, हाय हाय मैं का करूं। लक्ष्मी, मैं तेरी एंजेला आंटी की बातों से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी कही गई बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। हाँ दादू, मैं भी उनकी ही बात सोच रही थी। यह वो लोग हैं जिन्होंने वाकई अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, इसीलिए वह जानते हैं कि परिवार का साथ कितना जरूरी है। परिवार साथ हो तो उससे किसी का मनोबल कितना बढ़ जाता है। सिर्फ परिवार ही नहीं लक्ष्मी, अब तो सरकार का साथ भी जरूरी है और सरकार तो हमारे साथ हमेशा है। हाँ दादू, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं भी तो निकाली हैं जिससे आप जैसे बुजुर्गों और हम सब के प्यारे दादा दादियों की सेवा अच्छी तरह से की जा सके। लक्ष्मी बेटा, यह कौन सी योजनाएं हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता? लो कर लो बात। हम इतने दिनों से इन्हीं योजनाओं के बारे में ही तो बार बार बातें कर रहे हैं छोटे दादू, और आपको ही नहीं पता। जरा रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। क्यों दादू, एक और बार दोहरा लिया जाए कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, श्रोता साथियों की यादों को ताजा कर दिया जाए। पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। यह कार्यक्रम अव्यय का ही एक घटक है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृह यानी वृद्धाश्रमों की सतत देखभाल, संचालन और रखरखाव के लिए गैर स्वैच्छिक सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 यानी 14567। इसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती ही रहती है, इसके लिए ही है एल्डर लाइन। तीसरा है जरिएट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है,
ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है। पांचवा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है RVY। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाता है। छठा है मोतियाबिंद सर्जरी यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। सातवां है बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? तो ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। ये योजनाएं तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्ध जन, दिव्यांग जन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जैसे पिछले दिनों महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में मंत्रालय द्वारा सक्रियता के साथ कार्य किया गया। छोटे दादू, इन योजनाओं में से कुछ अगर आपके काम आ जाए तो उसे भी SDM सर के ऑफिस में जरूर बताइएगा और अपने हक की लड़ाई के लिए कदम उठाइए। हाँ लक्ष्मी बेटा, तुमने तो मेरी बहुत मदद की। हाँ दादू, आप जल्दी से हमें अच्छी खबर भी सुनाइए। तब तक हम अपने श्रोता साथियों को एक बुजुर्ग की बातें सुनाते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर धीनेश्वर गांधी जी हैं और चलिए भाई, कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर जब ये रिटायर हो चुके हैं और अब ये अपनी रिटायरमेंट भरी जिंदगी या कहना चाहिए गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहे हैं, तो किस प्रकार से इनका जीवन यापन होता है। धीनेश्वर गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद या उम्र के इस पड़ाव पर जब आप सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, तो मुझे बताइए कि किस प्रकार आप अपना जीवन यापन करते हैं और खास तौर पर उस योजना के बारे में बात कर रहे हैं जहां बुजुर्गों को उनका भरण पोषण सही प्रकार से मिलता है या नहीं। तो मैं आपके अगर बच्चों की बात करूं, किस प्रकार क्या आप उनके साथ रहते हैं या आप अकेले रहते हैं और आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं? जी, मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ जी, और रिटायर किए हुए हो गए 2 साल जी। मगर मेरे बच्चे ख्याल रखते हैं मेरा जी। वो लोग भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं जी, मगर काफी इज्जत देते हैं और जी, किसी चीज की कमी आती नहीं है। जी, हमारा खेती बाड़ी का भी काम है गांव में, जी, वहां से भी कुछ आमदनी हो जाती है। जी। तो प्रभु की काफी अनुकंपा है हमारे ऊपर। गांधी जी, एक और अहम सवाल, जैसे कई बार होता है कि जिंदगी में प्राइवेट जॉब्स में आज की महंगाई भरे जमाने में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बुजुर्ग होते हुए शायद आपने इच्छा की हो कि मुझे महाकुंभ ले जाइए या मुझे कहीं घूमने जाना है या तीर्थ करने जाना है, और कई बार बच्चों का ये कहना हो कि भाई घर के खर्चे पूरे हो नहीं रहे हैं, इन सारे खर्चों को कैसे निपटाया जाए, या आपकी कोई जरूरत का ऐसा सामान जो आपने कभी सोचा हो कि मुझे मिलना चाहिए और वो आपको ना मिल पाए हो। क्या ऐसी कभी कोई स्थिति आई है आपके साथ? अब देखिए, इस उम्र में इच्छाएं तो मर गई हैं जी, मगर जहां तक आपने महाकुंभ का बात बोला तो मैंने ये इच्छा व्यक्त की थी। तो इन लोगों ने मुझे शुरुआत में ही महाकुंभ में डुबकी लगवा दी है। जब वो 13-14 तारीख से जब शुरुआत हुआ था जी, तो हम लोगों ने 17 तारीख तक महाकुंभ में हमारे बच्चे, हम लोग, हमारी श्रीमती जी गई थी और हम लोग महाकुंभ में जाकर के नहा के आ गए हैं। जी, जी, जी।
कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि आजकल के जमाने की बात करूं या बुजुर्गों की बात करूं तो बुजुर्गों का ख्याल रखना शायद जिस प्रकार से हम ये सोचते हैं कि माता पिता पूरी जिंदगी बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी आने वाले समय में अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं। नहीं देखिए, ये थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, क्योंकि फिर उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी औलादे हैं जी। मगर जितना वो कर पाए अपने माता पिता के लिए, हमने भी ऐसी ही परवरिश दी थी, क्योंकि हमें भी यही चीज मिला था अपने माता पिता से जी। तो प्रभु की काफी कृपा है कि अभी तक वैसा कुछ हमारे परिवार में कोई मनमुटाव हुआ नहीं है। तो बच्चे ख्याल रखते हैं और जैसा मैंने बताया कि हमारे गांव से भी कुछ आमदनी हो जाती है जी। तो उस तरह का कोई हमारे बच्चों पे भी बोझ नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अपने औलादों की चिंता करनी है, भविष्य बनाना है जी। तो काम चल जाता है हमारा। गांधी जी, बस एक आखिरी सवाल, देखिए जिस प्रकार आप अपनी औलाद के लिए पैसा इकट्ठा करके और उसके लिए शायद एक घर या फिर जमीन आप छोड़कर जाने की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार से एक बच्चे को अपने माता पिता की जायदाद मिलती है, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो आपके बच्चे हैं ये आने वाले समय में आपका शायद उतना ख्याल ना रखें अगर उन्हें ये जायदाद या फिर ये सारा पैसा पहले ही मिल जाए? देखिए, दुनिया बहुत ही खराब हो चुकी है जी। जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि वो अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी 50-50 बांट के रखें। 50% अपने लिए, 50% अपने पत्नी के लिए या अपने पति के लिए, अगर पत्नियां काम कर रही हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई भी इंसान पहले चला गया तो कम से कम वो प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी के पैसे से अपनी जीवन यापन कर सकते हैं जी। और अगर कोई उनके गांव देहात में कोई संपत्ति है तो वहां से भी आमदनी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हम इस बात से खुश हैं कि आपके बच्चे आपका सही ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं और आप एक खुशनुमा जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम जी। दादाजी, मैंने सुना था प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि देखभाल से साबित होता है। जब तक अपने बुजुर्गों को अपना वक्त और सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा प्यार अधूरा ही रहेगा। हाँ रे बिटिया, शायद तू सही कह रही है। कई बार हम खुद ही मान बैठते हैं कि हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन क्या अपनों से भी नहीं? सच कहा भरत, हम लोग पूरी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के लिए लगाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर हमें उनका साथ ना मिले तो कहीं ना कहीं दिल में एक खालीपन सा लगता है। पर दादाजी, ये खालीपन हमारी बातों से भर सकता है, हमारे छोटे छोटे ख्याल रखने से। मैं आपको वॉकर की जगह अपने हाथ का सहारा दूंगी जब तक नया वॉकर नहीं आ जाता। अरे नहीं नहीं, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। हाँ हाँ, जब तक वॉकर की रस्सी सलामत है तब तक तो आप खड़े हो ही जाएंगे। वाह, ऐसे ही हंसी बनी रहे, यही तो बुढ़ापे की असली दवा है। तो फिर अब हम लोग इस बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बुजुर्गों की देखभाल और उन्हें प्यार सम्मान देना हमारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उनका हक भी है। जीती रहो बिटिया, तुम जैसी पोती सबको मिले। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने आज बात की बुजुर्गों के भरण पोषण के बारे में। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बातें करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी और मुझे भरत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार
और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी।